डीडी न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की और साथ ही साथ हम जानेंगे मौसम का हाल, साथ ही साथ बात होगी एंटरटेनमेंट की भी। और इस पूरे 1 घंटे में मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी। आंचल। शुक्रिया संध्या। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हमने विश्व को अगर बात की जाए तो युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। इसी सुविचार के साथ प्रधानमंत्री ने जो कि ऑस्ट्रिया और रूस की सफल यात्रा के बाद अब स्वदेश लौट आए हैं, आखिरकार ये जो यात्रा है रणनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से किस तरह रही, इस पर हम करने वाले हैं इस पावर पैक्ट शो में विशेष तौर पर बात होगी कि किस तरह से जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं एनटीए की अगर बात की जाए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई है, इस पर भी होगी चर्चा। और बात करेंगे यूरो कप को लेकर कि यूरोप की जो उम्मीदें हैं, क्या स्पेन के युवा खिलाड़ी उन्हें धराशायी करेंगे या यूरोप बनकर उभरेगा, इंग्लैंड बनकर उभरेगा बेहतरीन खिलाड़ी यूरो कप में। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे को बताया बेहद उपयोगी और ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। केंद्र ने हलफनामा किया दायर, दोबारा परीक्षा के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को दी है चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी का नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद। आज आगामी बजट पर लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 होगा पेश। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा शुरू। डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे मेजबानी। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगा मंथन। यूपी में मूसलाधार मानसून के वजह से कई इलाकों में बढ़ी मुसीबत। उधर बिहार में भी लोगों की मुसीबतें बढ़ी। फिलहाल असम में बाढ़ से कुछ राहत। इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में बनाई जगह। 90वें मिनट में वाटकिंस के गोल की मदद से सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। रविवार को खिताबी मुकाबले में स्पेन से होगा सामना। और शुरुआत करेंगे हम नया सवेरा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल विदेशी दौरे से। प्रधानमंत्री 2 देशों यानी कि रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। अपनी इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री रूस का उन्होंने दौरा किया और दूसरे चरण में उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। तो सफल स्वदेश लौट आए हैं प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया और रूस की सफल यात्रा के बाद हमने देखा कि दोनों देशों में वैश्विक मंच पर किस तरह से भारत का कद बढ़ा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की, यानी कि जो वहां रह रहे भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया, उस लिहाज से संध्या हमने देखा कि भारत में जो संदेश है शांति का, भारत को जो लगातार वैश्विक मंचों पर एक फैसिलिटेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों से किया और कहा भी कि ये जो युग है अब पूरा विश्व मान रहा है 21वीं सदी भारत की है। बिल्कुल आंचल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर के भी बात की और हम सभी जानते हैं कि लगातार भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ हर वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ उठाता रहा है और कहीं ना कहीं ये जो दोनों
देश हैं वहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ एक बार फिर उठाई है और उन्होंने कहा कि भारत तो बुद्ध की धरती है और शांति का संदेश देती है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑस्ट्रिया को मेरी ये जो यात्रा है वो ऐतिहासिक के साथ साथ बेहद उपयोगी रही है और दोनों देशों के बीच मित्रता का एक नया जोश उड़ा है। मुझे वियना में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने की खुशी है। आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेमर, ऑस्ट्रिया की सरकार और लोगों का आभार। और इधर वियना में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर हैं, लेकिन दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। पीएम ने स्वतंत्रता, समानता और विविधता को दोनों देशों के साझा मूल्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया को भी सराहा। 60 साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारत में मिला है। हमने तो दुनिया में पोस्ट कोविड एरा में चारों तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। ज्यादातर देशों में सरकारों के लिए सरवाइव करना आसान नहीं रहा। दोबारा चुनकर आना तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की जनता ने मुझ पर, मेरी पार्टी पर, एनडीए पर भरोसा किया। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश वापसी हो गई है। किस तरह का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से दिया, और भारत और रूस और ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये दौरा जो है प्रधानमंत्री का वो सफल साबित हुआ है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दो देशों की यात्राओं का अगर हम विश्लेषण करें तो इसे बेहद सफल और दुनिया के लिहाज से और भारत के लिहाज से एक सफल यात्रा इस मायने में भी कही जाएगी, क्योंकि इस यात्रा ने एक ऐसे दिशा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिसमें सभी का कल्याण है और शांति की बहाली है। इस तरीके से हमने देखा है कि रूस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री को वहाँ का जो शीर्ष सम्मान है सेंट एंड्रयू अपोस्टले मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और इस बात को इस बात से रेखांकित कर सकते हैं कि रूस का यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के तो वो पहले नेता हैं ही, साथ ही साथ गैर रूसी नेताओं में करीब तीसरे वो ऐसे नेता हैं जिनको ये सम्मान मिला है। इस पूरे की पूरी यात्रा को देखें तो भारत ने रूस के साथ अपने द्विपक्षीय और रणनीतिक, राजनीतिक और जो कहा जाए कि जो आर्थिक पहलुओं पर जो अपनी प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान इस बात का भी संकेत दिया और कहा कि आज के समय में जिस तरीके से दुनिया संकटों से जूझ रही है, ये समय युद्ध का नहीं शांति का है, और उन्होंने साफ कहा कि भारत ने कभी भी दुनिया के साथ अशांति नहीं बल्कि युद्ध की बजाय बुद्ध को दिया है। तो ये पूरी की पूरी संकल्पना पूरी दुनिया के सामने रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाई है। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऑस्ट्रिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली यात्रा रही है उसमें आर्थिक पहलुओं को बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रिया जो है अपने 75वीं जो राजनयिक संबंधों की जो वर्षगांठ उसने जो मनाई है इस यात्रा के दौरान, उसमें जो दोनों देशों के बीच जो आर्थिक पहलू हैं उनको आगे बढ़ाने का जो अवसर दोनों नेताओं ने
दोनों देशों के सामने रखा है वो बेहद अतुलनीय है। और जिस तरीके से अगर 2023 के आंकड़ों को देखें तो 243 अरब रुपए का जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हुआ है और इससे आगे बढ़ने की जो बात कही गई है वो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रिया के जो आर्थिक संबंध हैं और जो तकनीकी पहलू हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने और भारत के ऑस्ट्रिया में व्यापार को बढ़ाने और ऑस्ट्रिया के व्यापार को भारत में विस्तारित करने का जो संकल्प लिया गया है वो दोनों देशों के संबंधों को बहुत मजबूत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही साथ रूस की यात्रा के लिए भी हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस दौर में जबकि रूस का ऐसे समय में एक देश के साथ युद्ध भी चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहाँ की यात्रा करके शांति बहाली को आगे बढ़ाने की कोशिश की है वो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन प्रयासों को बल मिलेगा कि युद्ध की बजाय शांति की ओर बढ़ा जाए और जो अमन का रास्ता है वही एकमात्र रास्ता है। जी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने जब रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था वहां पर कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और संध्या में देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री ने अपना पहला कार्यकाल संभाला 2014 की अगर हम बात करें तो वो जो नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले भूटान गए, फिर 2019 में मालदीव्स का उन्होंने दौरा किया। लेकिन यहाँ पर इससे उलट रूस जो कि परम पुराना मित्र रहा है भारत का, उसके साथ तीसरी बार जब कार्यकाल संभाला प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तो उन्होंने वहां का दौरा किया। और उस लिहाज से जब जो पश्चिमी देश हैं जो नाटो के तहत तमाम अन्य देशों को अपने साथ खींचना चाहते हैं, भारत ने हमेशा अलग लकीर पर चलकर ये संदेश दिया है और ये कहा है कि वर्ल्ड लीडर की जब हम बात करते हैं तो उसका सानी कोई भी नहीं है जब भारत परेशानियों को सॉल्व करने की बात करता है विश्व को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल आंचल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कोविड का भी जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस समय में देश में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी और उस समय में भारत ने किस तरह से अग्रणी भूमिका निभाई, न केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि लोगों को मदद और सहायता देने के लिए भी। बिल्कुल। तो साफ तौर पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस पावर पैक्ट शो में, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर नीट परीक्षा जो कि कहीं ना कहीं उसकी शुचिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है, सुप्रीम सुनवाई है, इस पर करेंगे बात। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं नीट परीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट में आज CJI चंद्रचूड़ की बेंच में नीट परीक्षा मामले की बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि केंद्र नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में कतई नहीं है और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर बिना किसी सबूत के यानी सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि IIT मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्य बात या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखाई गई। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव भी रखा है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई लीक ना हो। इसके अलावा NTA की ओर से पेश हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पटना और गोधरा के सेंटर्स में गड़बड़ी हुई, लेकिन इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इसका असर पूरे एग्जाम पर नहीं पड़ा है। एग्जाम की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है।
और इस बड़ी खबर पर विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रभात आपको। तो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं विकास, अगर हम नीट की बात करें, इसमें केंद्र है, एनटीए है, साथ ही साथ जो रीटेस्ट के अभ्यर्थी हैं और केंद्र सरकार, इन्होंने अपने जब जवाब दाखिल किए तो साफ तौर पर शुचिता पर कई सवाल उठाए गए हैं आज की इस अहम सुप्रीम सुनवाई में, जिसमें सीजीआई पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक हुआ तो वो जंगल में आग की तरह फैलेगा। ये विस्तारीकरण जानना बेहद जरूरी है कोर्ट के लिए कि जो ये लीक हुआ है उसका दायरा आखिर है क्या। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर री एग्जामिनेशन के लिए 3 टेस्ट सुप्रीम कोर्ट पुराने फैसलों में बता चुका है। पहला ये कि बड़े पैमाने पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई हो, परीक्षा की जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई हो। दूसरा, जिन्होंने गलत तरीके से इनका लाभ उठाया है उन स्टूडेंट्स को और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं किया जा सकता, यानी पहचान नहीं की जा सकती गड़बड़ी करने वाले स्टूडेंट्स की। तब इस तरह की परिस्थितियों में री एग्जामिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र की तरफ से हलफनामा आया है उसमें ये कहा गया है कि जो डेटा एनालिटिक्स स्टडी करवाई गई है आईआईटी मद्रास की तरफ से, उससे पहली बात ये आती है कि जो 1,40,000 टॉप स्टूडेंट्स के नंबर्स स्कोर्स का एनालिसिस किया है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं पाई गई है कि किसी खास सेंटर पर या किसी खास शहर में स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हो। दूसरा, ऐसा भी नहीं पाया गया है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्कूल के लेवल पर बहुत कम थे और ये जो एग्जाम हुआ है नीट उसमें उसने 720 या इसके आसपास नंबर स्कोर किए हो। तो कोई एबनॉर्मेलिटी डेटा एनालिटिक्स स्टडी के हिसाब से आईआईटी मद्रास ने नहीं पाई है। जहां तक ये गड़बड़ी की बात है कि किन लोगों ने इसका फायदा उठाया, केंद्र ने कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पहचान अगर हो जाती है कि इन्होंने कोई भी अनफेयर मीन्स से अपना एग्जाम पास किया था, तो वो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो काउंसलिंग के पहले, काउंसलिंग के दौरान या प्रवेश पाने के बाद भी, ऐसे छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये केंद्र की तरफ से कहा गया है कि एक कड़ा निर्णय लिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ। एनटीए ने भी यही कहा है कि व्यापक गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी सैंक्टिटी एग्जाम्स की प्रभावित नहीं हुई है। अनफेयर मीन्स करते हुए जो स्टूडेंट्स पाए गए, नकल करते, इस तरह के स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी एनटीए से मांगी थी। ये जानकारी कोर्ट को दी गई है कि कितने स्टूडेंट्स, 153 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है, कुछ को 3 साल के लिए बार कर दिया गया है। तो ये सारे कदम एनटीए ने जो उठाए हैं वो एक अलग हलफनामे में कोर्ट को बताए गए हैं। आजकल अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हलफनामा है वो सीबीआई का। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट अभी कल तक फाइल नहीं हुई थी, वो स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि क्या सीबीआई ने स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो इन गड़बड़ियों का जिन्होंने फायदा उठाया। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब आएगी तो इन दोनों एफिडेविट्स को कोर्ट और बेहतर तरीके से इनको जज कर पाएगा, इनको देख पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के सामने यही था कि क्या गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब केंद्र और एनटीए ने अभी यही दिया है कि फिलहाल पेपर लीक जैसी कोई इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर कोई घटना नहीं हुई। ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान अगर कर ली जाएगी भविष्य में तो उनका दाखिला रद्द होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो आपने बात कही, एनटीए ने टेलीग्राम पर एक वीडियो आया था जिसमें पेपर लीक की बात कही जा रही थी और पेपर दिखाया जा रहा था, इसको फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की बात को एनटीए ने खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, पेपर लीक पटना में होने की बात, हजारीबाग में होने की बात है, इसको भी खारिज किया है। सवाई माधोपुर में जो गड़बड़ी हुई थी, जो अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पत्र बदल गए थे, उसको लेकर के जो एनटीए ने कदम उठाए उसकी भी जानकारी कोर्ट को दी गई कि कैसे अतिरिक्त समय देकर उन स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलाया गया। तो अभी तक जो दोनों हलफनामों को अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि सैंक्टिटी कहीं भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावित नहीं हुई है। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय लगातार युवाओं को और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाए उस पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे में जब शुचिता पर सवाल आता है तो केंद्र ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि शुचिता पर सवाल नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। साथ ही साथ 7 सदस्य जो समिति बनाने की बात केंद्र ने अपनी तरफ से कही है, संभावित किस तरह की समिति आगे काम कर सकती है? देखिए, नीट से और परे जाकर के केंद्र ने कोर्ट को यह कहा है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको फेयर तरीके से कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि एक कानून जो लाया गया है पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए, उसका भी जिक्र किया गया है एफिडेविट में। पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून संसद में बनाया है सरकार ने। इसके अलावा एक 7 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो केंद्र के स्तर पर कराए जाते हैं, उनमें इस तरह की घटना गड़बड़ी भविष्य में ना हो। इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन इस कमेटी के हेड हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षा मंत्रालय के एजुकेशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट और
टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सभी लोग हैं 7 सदस्यीय हाई पावर कमेटी में, और इसके अलावा 2 मेंबर्स को इनवाइट भी किया गया उनकी एक्सपर्टीज की वजह से। तो ये जो कमेटी है ये व्यापक चीजें देखेगी कि ना सिर्फ नीट बल्कि और जो केंद्र के स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनटीए कराता हो या केंद्र सरकार के मंत्रालय खुद कराते हो, उनमें इस तरह की घटना रोकी जा सके, भविष्य में ऐसा ना हो, ये सारी रिकमेंडेशंस वो हाई पावर कमेटी करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुप्रीम सुनवाई है, जिसमें साफ तौर पर केंद्र ने जैसे कहा कि भाई वो दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। रिसोर्सेज के साथ साथ कई 1 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य का भी सवाल इसमें शामिल है। और जिस तरह से अब इस पर आज सुनवाई होनी है, बहुत सी बातें सामने निकल कर आएंगी, और जिस तरह से विकास भी कहते कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो बहुत कुछ साफ करेगी। जी, निश्चित तौर पर आंचल, बहुत कुछ आज स्पष्ट होगा जिस तरह से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है। बिल्कुल, और अब आइए करते हैं रुख अगली खबर का, जो कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जिनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। और केजरीवाल ने आबकारी नीति से अपने जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगर हम बात करें तो ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी। वहीं इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई को टाला। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 जुलाई तक सुनवाई टाल दी। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी गई है चुनौती। केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी है। हालांकि कई बार तो ईडी के समन का सम्मान करते हुए भी नजर नहीं आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब आज उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 जुलाई तक के लिए सुनवाई को टाला गया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि मौसम का जो मिजाज है, खासतौर पर मानसून की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में किस तरह कहर बन रहा है और कई राज्यों में हालात थोड़े सुधर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के हम बात करेंगे बारिश और बारिश से मचे हुए हाहाकार से जुड़ी हुई खबरों की। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, जिससे कई गांव और फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े तमाम हादसों में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्रावस्ती के अलावा शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर, सिद्धार्थनगर जैसे अनेक जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पीलीभीत में वायुसेना की सहायता से पूरनपुर तहसील में एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।
और वहीं बिहार और नेपाल में भारी बारिश के कारण राज्य की कई नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ कोसी में साल 2004 के बाद सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। हर जिले में एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। साथ ही राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की 5 टीमों को रवाना किया। इसमें 2 टीम गोपालगंज, 1 टीम मोतिहारी और 1 टीम सुपौल रवाना की गई है। 1 टीम पटना के लिए रिजर्व रखी गई। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमें अलर्ट मोड पर हैं। सभी टीमें मोटर बोट और जरूरी सामान से लैस हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उनमें ज्यादातर पहले से ही बाढ़ से ग्रस्त हैं। और इधर असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बारिश में कमी होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की संख्या घटी है, लेकिन बुधवार को 5 लोगों की जान जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं अभी भी कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र समेत अन्य 3 नदियां बुरही, दिहिंग, दिसांग, कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के काछार, बारपेटा, दरांग, कोलाघाट और दक्षिण सालमारा समेत कुल 27 जिलों के 86 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 2500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। राज्य भर में 365 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 45,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। और बात अगर मौसम विभाग की करें तो कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में रविवार तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। गुजरात में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में आज तेज वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शनिवार तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। रामेंद्र लखनऊ से हमारे साथ हैं और मधुरेश पटना से जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह की रिपोर्ट में सामने आया कि कोसी नदी की अगर बात की जाए तो 2004 के बाद सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा गया। इस वक्त जो स्थिति है पूरे बिहार की अगर बात की जाए, जो कई ज़िले इस वक्त अलर्ट पर हैं, ऑरेंज अलर्ट पर हैं, किस तरह से राज्य प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए? बाढ़ प्रभावित यहाँ पे जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो सहरसा की है, पूर्णिया की है, सीतामढ़ी की है और कुछ मधुबनी के हिस्सों में भी जो नदी किनारे के गांव हैं वो उनमें भी बाढ़ का पानी कल रात को घुस गया है। बताया जा रहा है कि कई जो घर हैं वो कोसी के कटाव के कारण नदी में समा गए हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम पहले से तैनात थी और कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। इस बीच में अब एनडीआरएफ की टीम भी लोगों की मदद के लिए उतर गई है, जिनके पास पहले से मोटर बोट है और जो जरूरी सामान है खाने पीने की, पीने के पानी की और इसके अलावा मेडिकल भी जो सामान है वो भी उनके पास में है। जो जिला प्रशासन है उसकी कोशिश ये है कि जो ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और वहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अलग अलग जिलों में जो कैंप हैं वो बनाए गए हैं जहां लोगों के रहने के, खाने पीने के और मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो सभी जिलों के हाई अलर्ट पर है। इस पूरे ऑपरेशन की जो कमान है वो खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है इसको देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो एनडीआरएफ की टीम जिसको पटना से कल रवाना किया गया था उसको खास हिदायत दी गई है कि किस तरह से लोगों को बचाना है और किस तरह से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। इसके अलावा एक चिंताजनक बात ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से पटना में जो गंगा नदी है उसका जलस्तर लगभग सामान चल रहा था और लाल निशान जो है, खतरे का जो निशान है उससे नीचे था। लेकिन
पिछले 24 घंटे में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और लगभग खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी तक जो सूचना है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा कि अभी तक ऐसा कोई खतरा तटबंध पर पटना या उसके आसपास के जो जिले हैं उस पे गंगा के कारण नहीं है, लेकिन कोसी, गंडक और बागमती के रौद्र रूप के कारण लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें जो किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जो पहले से बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर भारी बारिश का उन्होंने अलर्ट जारी किया है। इससे ये साफ कह सकते हैं कि उन्हें आने वाले 1-2 दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और रामेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और स्थानीय प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए संध्या, जो नेपाल के तराई वाले हैं, जो उत्तरांचल से जुड़े हुए जो नदियां हैं, चाहे गंगा हो, उनकी सहायक नदियां हो या सरयू हो, इन नदियों में बाढ़ आ चुकी है और जो आसपास के गांव हैं वो उनमें पानी भर गया है। मुख्यमंत्री ने कल पीलीभीत और लखीमपुर का दौरा किया, वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, प्रशासन को निर्देशित किया कि पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिनके जन हानि होगी, पशु हानि होगी, उस सब को निगाह में रखा जा रहा है और पशुओं के हानि पर भी मुआवजा दिया जाएगा। जो खेती प्रभावित हो रही है उसका भी सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन को निर्देश दिया कि उसका सर्वे किया जाए जिससे उसका मुआवजा दिया जा सके। आज जो श्रावस्ती पहुंच रहे हैं तो श्रावस्ती हो, पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, यहाँ तक कि जो सहायक नदियाँ बढ़ रही हैं, शाहजहाँपुर हो, सरयू का पानी बढ़ने से सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या में भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। सीतापुर के कई हिस्सों में कटान भी शुरू हो गई सरयू में, जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पहाड़ों में जो बारिश है वो नहीं रुक रही है। आज जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में बारिश हो जाएगी। दूसरा, मानसून उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो चुका, मुरादाबाद मंडल में बारिश होगी। बाराबंकी में पहले ही बारिश के कारण जलभराव बना हुआ था, बाढ़ के हालात बने हुए थे। तो देखा जाए तो जो पश्चिम का हिस्सा है और जो उत्तराखंड से और नेपाल के तराई से लगे हुए जिले हैं उनमें नदियों के कारण बाढ़ का भी प्रभाव है। लेकिन अगर बरसात होती है तो ये और भी दयनीय होगा। जिलाधिकारी अयोध्या ने जैसे ही बाढ़ सरयू नदी में ऊपर जलस्तर बढ़ने लगा, उनकी चौकियां स्थापित कर दी, देखरेख की जा रही है, कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए। पहले से वहां खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और पंडाल की व्यवस्था की जा रही। तो इस तरीके से जिला प्रशासन को जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने, उसकी तैयारी हुई। चूँकि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी प्रकार की तकलीफ लोगों को न होने पाए। जो भी प्राकृतिक आपदा है उससे शासन और प्रशासन मिल करके निपटे और लोगों को कम से कम तकलीफ हो। मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती जाएंगे, वहाँ का भी दौरा करेंगे। तो ये हालात अभी बने हुए हैं। अभी तक चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड में और नेपाल के हिस्सों में पानी बरसता रहेगा तो ये बाढ़ की स्थिति अभी देखने को मिल सकती है। संध्या, बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका और साथ ही साथ मुद्रेश आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो ये 2 राज्य हैं, यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है ताकि आम जो जनजीवन है और आम लोगों को परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े। बढ़ते आगे बात करते हैं बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन को लेकर, जो कि आज नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। ये 2 दिवसीय रिट्रीट बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों को सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और इसके तटीय इलाकों में लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा बनाने के अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए थाईलैंड और श्रीलंका के विदेश मंत्री आज भारत पहुंचे। इससे पहले कल भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंगयेल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान स्वे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। और इसके साथ ही अब बात अग्निपथ योजना की। तो सरकार ने 14 जून 2022 को भारतीय सेना के 3 अंग जिनमें अग्निपथ योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य सेना में औसत उम्र को कम करना और तकनीकी तौर पर सेना को दक्ष बनाना है। और इस योजना के तहत सेना में कम से कम समय के लिए सेवा देने के इच्छुक कुशल युवाओं को भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया। देखिए अग्निपथ योजना से जुड़ी ये खास रिपोर्ट।
देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। योजना का मकसद जल, थल और आकाश को सभी दिशाओं से सुरक्षित बनाना, सशस्त्र बलों में युवा जवानों की संख्या बढ़ाना ताकि प्रशिक्षित जवान फ्रंट लाइन पर हर समय जोखिम लेने की क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल गई है और तेजी से बहुआयामी हो रही है। चाहे ये साइबर युद्ध हो, अंतरिक्ष युद्ध या फिर सूचना युद्ध, इनमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इस परिदृश्य में सैन्य बलों के लिए आवश्यक है वे नवीन तकनीक से लैस हों और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। भारत को जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में एक बेहतर, सुसज्जित और सक्षम सेना की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अग्निपथ योजना की पूरी रचना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई। प्रशिक्षित युवाओं के हाथों में न केवल देश सुरक्षित रहेगा बल्कि देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर तीनों सेनाओं ने 2 साल तक इसके विभिन्न पहलुओं पर लंबा विचार मंथन किया और उसके बाद इसे लागू करने का फैसला किया गया। यही नहीं, इसके अलावा सभी संबंधित विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुखों ने इस योजना की सराहना की। उन्होंने कहा था कि इससे भारतीय सेना को सशक्त और प्रतिभाशाली युवा मिलेंगे। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। Enhance youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया अग्निपथ योजना की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के सेवानिवृत्त होने पर सभी विभागों से संपर्क किया गया तथा ये प्रयास किया गया कि अग्निवीरों को विभिन्न सेवाओं में समाहित किए जाने का प्रयास किया जाए। वहीं अग्निपथ योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अग्निपथ योजना को देश के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में हर कार्यक्रम की समीक्षा होती है और जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी बदलाव से नहीं हिचकेगी। The discussions on this scheme were very lengthy and very detailed. Okay, it started with a certain proposal and thereafter it was discussed at length. If I remember correctly, almost 2 years. Everything was debated. All the departments of the three services were involved. Okay. What they are talking of, that other organizations, etc., that were discussed, once the basic format was made, the whole paper was circulated to various other departments and their inputs were taken. कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। ये कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही, शिक्षा में उनको हायर डिग्री मिल जाएगी, उनको पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है।
1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे, सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर न्यूनतम 17 साल की उम्र से अगले 4 साल तक देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल के बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का वेतन पैकेज दिया जाएगा। ये पैकेज 4 साल की अवधि में बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कर मुक्त 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि प्रदान की जाएगी। देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को सेवा निधि के अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा बाकी सेवा के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। डिसेबल होने की स्थिति में 44 लाख रुपए की राशि और शेष वेतन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अग्निवीरों के लिए किस तरह से काम कर रही है अग्निपथ योजना, ये हमने आपको बताया। और आगे आपको ये भी बता दें कि अग्निपथ योजना और अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी मुआवजे तो कभी अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी और भ्रामक जानकारी से इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अग्निपथ एक सुविचारित और लाभकारी योजना है। इसे धरातल पर उतारने से पहले सशस्त्र बलों में विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया। इस योजना में एक सामान्य सैनिक और अग्निवीर के बीच कोई अंतर नहीं है। अग्निवीरों के साथ भी समान व्यवहार किया जाता है। अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए लाई गई है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रखना और सशस्त्र बलों में युवा शक्ति बनाए रखना है। तो सेना भर्ती स्कीम, अग्निवीर और उनको दी जाने वाली बीमा सुविधा पर उठाए जा रहे सवाल पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार बीमा सुविधा के बदले अग्निवीरों से कोई अतिरिक्त रकम नहीं लेती। अग्निवीर से इंश्योरेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा और इनको 48 लाख विदाउट कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब उसका जो संज्ञा है आप कुछ भी रख लो। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस आर्मी की होती थी, जिसमें हमारे जमाने से शुरू हुई थी, तो इसमें जो बेनिफिट है अग्निवीर को, जो इसके बारे में कुछ बातें ऐसे भ्रम की कह रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बहुत सही स्कीम है। उनको यह भी मालूम है कि यह देश के लिए ठीक है, आर्मी के लिए ठीक है, और जो आज अग्निवीर हैं उनके लिए ठीक है। और इसके साथ ही फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और नया सवेरा में ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी अखबारों की उन महत्वपूर्ण खबरों की जो आज सुर्खियां बने हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नारायण, क्या कुछ खबरें आज अखबारों में हमें खास तौर पर देखने को मिली है? नमस्कार आंचल और संध्या। अखबारों की सुर्खियों में सबसे पहले जो खबर है, सबसे पहली खबर वह यह कि ऑस्ट्रिया से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश। हरिभूमि ने इस खबर को अहमियत दी है और ये लिखा है कि पीएम मोदी के स्वागत में ऑस्ट्रिया के कलाकारों ने गाया वंदे मातरम और उसकी भव्य प्रस्तुति जो हुई वो 41 सालों के बाद भारतीय जो प्रधानमंत्री वहाँ शीर्ष नेतृत्व भारत का जब कोई गया और उस समय यह जो गीत की प्रस्तुति हुई राष्ट्रीय गीत की, तो उस खबर को उन्होंने अहमियत दी है और साथ ही यह भी बताया कि किस तरीके से कार्ल नेहमर जो कि वहाँ के चांसलर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। और उसके बाद जो दूसरी खबर है वहीं पर उन्होंने ऑस्ट्रिया में ही वियना में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और वहाँ उन्होंने यह कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए और युद्ध नहीं दिए। और इसी क्रम में यह बात जान लेनी जरूरी है कि जिस तरीके से यूरोप इस समय युद्ध और आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इस समय नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य अपने आप में विशेष है। हालांकि भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन ये पूरे विश्व को उन्होंने यह संदेश दिया है। इसके अलावा जो तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का त्याग पहचाने पुरुष, इस बारे में यह बात कही है और यह कहा है, नवभारत टाइम्स ने इस बारे में विशेष रूप से यह लिखा है कि गुजारा भत्ता दान नहीं है, हर कोई जो शादीशुदा महिला होती है इसका हक होता है। पतियों के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी पतियों की आर्थिक मजबूती जो है वो सुनिश्चित करें और इसके लिए एक बड़ा अच्छा परामर्श सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि पत्नी को दें एटीएम की एक्सेस। तो इस तरीके से जो बुधवार को जो एक विशेष खबर है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिला जो मुस्लिम महिला हैं वो शौहर से गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं, इस खबर को भी अहमियत मिली है। इसके अतिरिक्त राजस्थान ने हर साल 1 लाख नौकरी मिलेगी, ऐसा वित्त मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्ण बजट पेश करते हुए यह विशेष घोषणा की है कि युवाओं और महिलाओं और किसानों के लिए एक विशेष रूप से यह आजीविका की दृष्टि से बड़ी खबर है। और उसके अतिरिक्त आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हिंदुस्तान ने इस खबर को अहमियत दी है और यह बताया है कि अतिथियों की बदौलत 14 देशों की आबादी बढ़ी है। और इस क्रम में अखबार ने यह बताया है कि जर्मनी में 2000 से 2020 के बीच 20 सालों में 17 लाख की जो आबादी बढ़ी, वो मेहमान जो होते हैं, अतिथि जो होते हैं, आप प्रवासी जो होते हैं, वो वहीं पर आकर बस जाते हैं। इस कारण से जनसंख्या भी बढ़ रही है। कुछ दूसरे भी कारण तो हैं ही हैं। इसके अतिरिक्त गिरावट की वजह को भी इस अखबार ने अहमियत दी है कि महिलाएं वहाँ की कम बच्चे पैदा कर रही हैं, बावजूद उसके जो प्रवासी होते हैं वो जब आकर बस जाते हैं उसके कारण जनसंख्या का बड़ा विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त जो अंतिम खबर क्रिकेट से जो है, वो भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर 2-1 की बढ़त बना ली है। 5 मैचों की श्रृंखला है यह T20 मैचों की और तीसरा जो ये मैच था हरारे में खेला गया और यहाँ पर शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 66 रन बनाए और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 49 रनों की अहम पारी खेली। और जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम उतरी, 183 रनों का लक्ष्य था उसके सामने। शुरुआत में ही उसकी हालत भारतीय गेंदबाजों ने पस्त कर रखी हुई थी और बाद में अच्छा प्रयास हुआ, बावजूद इसके 23 रनों से भारत ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी और इस तरह से 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाते हुए भारतीय टीम आगे के मैचों में श्रृंखला जीतने का प्रयास करेगी। तो ये थी आज की अखबारों की सुर्खियां। आगे की खबरों के लिए लौटते हैं आंचल और संध्या के पास। शुक्रिया नारायण आपका इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक लाने का। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इजरायली सेना ने बताया कि गाजा के शेशाइया जिले में आतंकियों के खिलाफ 2 सप्ताह जारी उनका ऑपरेशन हुआ पूरा। ऑपरेशन के दौरान 8 आतंकवादी सुरंगों को नष्ट किया गया, जिनमें हथियार और संचार के उपकरण रखे थे। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। स्टारमर ने मुलाकात के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होने की बात कही। वहीं बाइडेन ने नाटो गठबंधन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों को आपसी सहयोग को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
इधर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नाटो के 32 सहयोगियों ने सामूहिक रूप से चीन को रूस के युद्ध के निर्णायक समर्थन के रूप में पहचाना है। इसके साथ ही स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन को रैंक में शामिल करने के लिए नाटो की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की है। कीर स्टारमर ने यह भी कहा कि लेबर सरकार के सत्ता में आने से यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। कीर स्टारमर ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। और अब बात कारोबार की। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले से गैस बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया। इस परियोजना की लागत करीब 11,782 करोड़ रुपए होने का अनुमान। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने घरेलू खिलौना उद्योग के कारीगरों की मदद करने और सृजन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कहा है। प्रमुख उद्यम पूंजी कंपनी एक्सेल के भागीदार वरद शंकर सुब्रमण्यम ने कहा कि डिजिटल समाधान अपनाने के लिए तैयार भारतीय सार्वजनिक उपक्रम 5.0 स्टार्टअप के लिए एक आशाजनक ग्राहक आधार के रूप में उभर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण अवसरों के मुहाने पर है। खाद्य और पेय पदार्थों पर भारत जीसीसी क्रेता विक्रेता बैठक का चौथा संस्करण आज दुबई में शुरू हुआ, जिसमें भारत और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के खाद्य और पेय उद्योग के प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। तो किसके सर सजेगा यूरो कप 2024 का ताज, उस पर करेंगे बात, लेकिन वक्त थोड़े से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद का स्वागत और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। रोमांचक जीत के साथ इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। नीदरलैंड्स ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 7वें मिनट में सिमंस के गोल की मदद के मुकाबले में बढ़त बना ली। हालांकि 18वें मिनट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी के जरिए गोल करके मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद अधिकांश समय तक दोनों टीमें बढ़त लेने का प्रयास करती दिखाई दी। मैच खत्म होने से ठीक पहले इंग्लैंड के वाटकिंस ने कोल पाल्मर से मिले पास पर गोल करके टीम को 2-1 की रोमांचक जीत दिला दी। अब फाइनल में इंग्लैंड का सामना स्पेन से होगा। तो अहम रहने वाला है कि यूरो कप का ताज किसके सर सजेगा। हालांकि हमने ये भी देखा कि पिछली बार इंग्लैंड चाहता था कि वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और स्पेन की जो युवा टीम है उस पर बहुत बड़ा दारोमदार है, क्या वो स्पेन को जीत दिला पाएगी या नहीं, इसका पता अब कुछ ही देर में चल पाएगा। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज से जुड़े हुए।
अभी आपने जाना मौसम का मिजाज और नया सवेरा के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं गुजरात के वडोदरा में स्थित तपोवन मंदिर की सुंदर झलकियों के साथ। हरे भरे वातावरण से घिरा ये मंदिर श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ शांति की भी अनुभूति कराता है। बिल्कुल, आप इस शांति का लीजिए आनंद चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर,